वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आपको बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लेक्चर्स चाहिए तो आपको इस चैनल पे भरपूर मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको हर लेक्चर के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद बीएससी आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की एक एक वीडियो हर एक टॉपिक के साथ में मिलेगी। उसकी भी पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हो सकता है कि नोट्स आने में थोड़ा टाइम लग जाए, वीडियो के कुछ दिनों बाद आपको पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू वाईसी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेव्स क्या होती है, कि वेव्स की टाइप्स क्या होते हैं। उसी के साथ साथ देखा था कि फिर जो मैकेनिकल वेव्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आप कह सकते हो मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके, अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं या फिर जो भी वेव से रिलेटेड डेफिनेशंस आप इस चैप्टर में देखने वाले हो, उन सभी को अभी हम स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर आपकी वेव की क्या वेलोसिटी रहेगी उसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारी बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आएगा आपके पास ये वेव स्पीड। नाम से आप बता सकते हो कि एक वेव की स्पीड के को ही हम कहेंगे वेव स्पीड, बट इतना डायरेक्टली तो आप कह नहीं सकते, राइट। तो आप क्या करोगे, अब हम बात करें स्पीड की, तो आप यूजुअली स्पीड को कैसे डिफाइन करते हो, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, अब अगर आप बात करें एक वेव की तो क्या कहोगे आप, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव डिस्टर्बेंस इन यूनिट टाइम। मतलब एक सेकेंड के अंदर, अगर आप ऐसा ही यूनिट से बात कर रहे हो तो एक सेकेंड के अंदर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। उसे आप कहोगे कि उसकी वेव स्पीड उतनी है। अब इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर v। सिंपल, जिस तरह से आप वेलोसिटी के लिए v इक्वल्स टू एस अपॉन टी लिख रहे थे, तो वो भी इसमें v की तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे वेव स्पीड की। अगर आप अभी आप बात करते हैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की, ओके, आपने दो एंड्स पर एक स्ट्रिंग को बांध दिया है और उसके ऊपर अगर आप वेव्स को फॉर्म कर रहे हो, राइट, अगर उसके ऊपर वेव्स फॉर्म हो रही है, जैसे एक ऐसी वेव उसके ऊपर फॉर्म हो रही है, ओके, तो वो वेव आप पूरी वेव भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने उसका क्रेस्ट ड्रॉ किया है, ओके। अब अभी अगर आप एक वेव में अगर उसकी वेलोसिटी के लिए देख रहे हो बस यहाँ पर, तो अगर आप एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में बात कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास में जो डिपेंडिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी वो डिपेंड करेगी इस स्ट्रिंग की टेंशन के ऊपर। मतलब इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, कितना फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है दोनों साइड से, एंड ऑल्सो कि उसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, मास पर यूनिट लेंथ है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ये फॉर्मूला हम अभी ये सब डेफिनेशन होने के बाद डिराइव करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन स्ट्रिंग, ओके। तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा जल्दी। ये होता है सिर्फ हमारे स्ट्रिंग के केस में, ओके, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में आपके पास में ये फॉर्मूला होगा, ओके। पर अगर आप बात कर रहे हो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव की, ओके, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव आपको मिली वो आपकी ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी। पर अगर आप जब बात करते हैं एक लॉन्जिट्यूडनल वेव की, तो आपके पास में जो फॉर्मूला होगा, ओके, वो डिपेंड करेगा, मतलब जो वेलोसिटी होगी इस वेव की, जो आप कह सकते हो वेव स्पीड होगी, वो डिपेंड करेगी इस जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से स्ट्रिंग बना है, ओके, उसकी इलास्टिसिटी पे और उसकी इनर्शिया, या आप कह सकते हो उसकी डेंसिटी पे, ओके। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास में आएगा अंडर रूट ऑफ ई बाय, तो इलास्टिसिटी आपकी, फिर आप पूरी तरह से कह सकते हो इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, ओके।
तो पहले तो इतना नोट कर लो। तो अब इतना हो गया। इसके बाद में जो बात कर रहे हैं हमारी सेकेंड टर्म है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। ओके, वर्ड सुना है कभी फ्रीक्वेंसी? रेडियो फ्रीक्वेंसी सुना होगा, या फिर कई बार हम कहते हैं अर्थक्वेक में जो फ्रीक्वेंसी आती है, राइट? या फिर आप कई बार इसे वाइब्रेशंस भी कहते हो। फ्रीक्वेंसी को हम वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। ओके, क्या है हमारा सेकेंड टॉपिक? सेकेंड हमारा जो टर्म है दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या है इसका? इसका मीनिंग हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन मीडियम पर सेकेंड कह सकते हो, पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो। ओके, पर यूनिट टाइम भी कहेंगे। चलो, पर यूनिट टाइम is called frequency। क्या आप इसे कह सकते हो वेव फ्रीक्वेंसी। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, और the number of waves passing through a point in 1 second या फिर in unit time is called frequency। ओके, उसके बाद में it is represented by न्यू। ओके, न्यू, ये जो सिंबल इसे कहते हैं न्यू, और इससे आप फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हो, या फिर आप कई बार इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हो, और एन। ओके, कई बार कई बुक्स में आपको एन से दिखेगा, किसी बुक में आपको न्यू से रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगा। तो इस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। एंड अगेन अगर आप देखो तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है, आपको ये पता चलेगा कि वो टाइम पीरियड के इनवर्स होता है, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। ओके, तो अगर टाइम का यहाँ पर आपके पास में यूनिट सेकेंड है, तो आपके लिए यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। मतलब जो मैंने अभी कहा आपको सेकेंड इनवर्स, हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? 1 सेकेंड। उसी को आप कह सकते हो सेकेंड इनवर्स, राइट? और इसी को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहले आप इसको नोट तो कर लो, इसको नोट कर लो आप मेरे। 1/t, इसका यूनिट क्या रहा था अपने पास में? 1 सेकेंड, और ये होगा आपका सेकेंड इनवर्स। इसको नोट कर लो। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ, अब नाम से क्या लग रहा है? एक वेव की लेंथ, बट ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, उस पर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो योर थर्ड टर्म इज वेवलेंथ। इसे आप किस तरह से कह सकते हो? The distance traveled by a wave in order to complete one period। ओके, या फिर आप कह सकते हो जो भी उसका 1 रिवॉल्यूशन होगा, जो भी उसका 1 वाइब्रेशन होगा, ओके, इज कॉल्ड, मतलब अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट होकर वो फिर अपनी उस जगह पर वापस आ रहा है,
उसे क्या कहोगे, उसने एक पीरियड कंप्लीट कर लिया। ओके, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर आप कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, या फिर आप कहोगे टू नियरेस्ट, बिटवीन नियरेस्ट टू पार्टिकल्स, between nearest two particles vibrating in same phase। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सेम फेज की। ओके, अब क्या फेज का मतलब क्या हो रहा है, अगर एक वेव है मेरे पास में, यहाँ से मैंने एक वेव ड्रॉ करी है। ओके, तो इस वेव में मेरे पास में यहाँ पर देखो पोजीशन से पार्टिकल्स की, यहाँ पर इस तरह से कई सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। मतलब वेव की जो आपकी मूवमेंट है, या फिर आप कह सकते हो जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, वो इस तरफ है, और जो पार्टिकल्स है इस तरह से वो अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, वेवलेंथ की बात अगर आप करते हो तो जो दो मेन पार्टिकल्स हैं सेम फेज में है, मतलब एक ही साइड में है, और जो नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं, ओके, एक ही साइड में नियरेस्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। ओके, अगर आप ऊपर की इनकी बात करते हो तो ये आपके लिए हो जाएगी क्रेस्ट और ये हो जाएगी ट्रफ। मैं भी आपको बताता हूँ, इसी के बेसिस पर आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो भी कह सकते हो। और अब यहाँ पर देखो आपने कहा, क्या कहा, नियरेस्ट दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में हो। सेम फेज में हो मतलब सेम साइड में हो, फेज मतलब मोस्टली एंगल होता है, बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस तरफ में अगर सेम साइड में भी हो तो हम कह रहे हैं कि वो सेम फेज में है। मतलब एक ही तरफ से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ही तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ही साइड में वो है। ओके, मतलब वो एक ही फेज में आ रहे हैं और एक ही डिस्टेंस पर इक्वली। ये जो दोनों डिस्टेंस होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा ना मैक्सिमम, जितना उस साइड जा रहे हैं वो। ओके, तो दोनों भी नियरेस्ट ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक ही फेज में है, या फिर ऊपर की तरफ के या फिर नीचे की तरफ के। ओके, तो उन्हीं जो पार्टिकल्स को हमने कुछ नाम देकर फिर एक और न्यू डेफिनेशन बनाई है। या फिर आप कह सकते हो वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive troughs is called wavelength। अब बात करें क्रेस्ट और ट्रफ की, मैं आपको एक बड़े डायग्राम से समझा के बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये मेरी एक वेव है। अब ये वेव स्टार्ट हुई यहाँ से। ओके, अब ये पार्टिकल एक यहाँ पर आएगा, फिर वही पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। ओके, और हम यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल्स को एक बार कंसिडर कर लेते हैं कुछ दूरी तक के। अब जो ये ऊंचा जो ये जा रहा है इस तरफ में, हाईएस्ट पॉइंट, ओके, फ्रॉम द मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन, और इसी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट वाली पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो एक्सट्रीम अप वाली पोजीशन जो है वो है आपकी क्रेस्ट। मतलब जो माउंटेन जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज क्रेस्ट, और जो वैली जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो डाउनवर्ड, जो मैक्सिमम डाउनवर्ड आपके पास में आ रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये आपकी पूरी मीन पोजीशन है। ओके, हर एक पार्टिकल की, अगर ये पार्टिकल यहाँ चल रहा है तो इसकी मीन पोजीशन यहाँ पर हुई, इस तरफ गया फिर उस तरफ जाएगा, बट जो ऊपर की पोजीशन है दैट इज क्रेस्ट एंड दिस वन इज ट्रफ, TROUGH। ओके, जैसे CREST, क्रेस्ट। सो क्रेस्ट इज अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर और ट्रफ एक वैली लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। और अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में कहना चाहो तो द डिस्टेंस, या फिर जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी
mean position, okay, the maximum upward distance from the mean position is known as crest, and the maximum downward distance from the mean position is called trough. इसी तरह से आप क्रेस्ट और ट्रफ को डिफाइन कर रहे हो, यहीं के वहीं पे आपने डिफाइन कर दिया वेवलेंथ भी क्या होती है। या तो एक वेव को एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगेगा या फिर जितनी लेंथ उसको कवर करनी पड़ेगी होगा, जितना लेंथ उसे कवर करनी पड़ेगी एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक पूरा जो राउंड है या फिर एक पूरा पाथ क्लोज पाथ कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज योर वेवलेंथ। या फिर आप कह सकते हो कि नियरेस्ट ऐसे दो पॉइंट्स जो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो और एक ही फेज में, ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ओके, जो पास के पास हो, बिल्कुल पास वाले, ऐसा नहीं कि ये और ये चलेगा, नहीं, ये और ये नियरेस्ट पार्टिकल्स और दोनों भी सेम फेज में होने चाहिए। उसके बाद में इसी डेफिनेशन की तरह एक और डेफिनेशन, उसमें हमने इन दो पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, क्रेस्ट और ट्रफ को, और कह दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये होगी आपकी वेवलेंथ और ये भी होगी आपकी वेवलेंथ। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जगह तो नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा, ओके, दिस साइज इज कॉल्ड लैम्ब्डा, और इसे हम वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका हमारे पास में जो एसआई यूनिट है दैट इज ऑब्वियसली मीटर्स में आएगा, क्योंकि वेवलेंथ है, ओके, और जो भी लेंथ का हमारा एसआई यूनिट है वो इसके लिए आएगा, एंड दैट इज मीटर। इसको नोट कर लेंगे, ओके, तो नोट कर लिया। अब इसके बाद में हम थोड़ा एक रिलेशन देख लेंगे, या फिर आप कह सकते हो एक और फॉर्मूला हमें देखना है, वेव स्पीड, वेव लेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी के बीच में जो एक रिलेशन है आप उसे देखेंगे, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। तो अभी हमने जो डेफिनेशंस देखी वेव लेंथ की, तो वेव लेंथ की जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए, ओके, एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए एक वेव को जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज योर वेवलेंथ, राइट। तो आप वेवलेंथ लैम्ब्डा को क्या लिखोगे, टाइम या फिर सॉरी डिस्टेंस कवर्ड टू कंप्लीट वन पीरियड, राइट, एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस से लगा है, ओके। या फिर आप जब इसे कहते हो डिस्टेंस के फॉर्म में, जो आप इसे लेना चाहते हो, आपके लिए पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहाँ पर अगर स्पीड लेना चाहो, स्पीड हो जाएगी आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट, ये होगी आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर आपके पास में जो वेलोसिटी है दैट इज योर वेव स्पीड, और जो टाइम है वो आपका एक पीरियड के लिए आपने टाइम लेना है, तो वो हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, ओके। सो लैम्डा इक्वल्स टू वीटी। अब हमें पता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाज इक्वल्स टू 1/t, मतलब आपके टाइम पीरियड का इनवर्स था आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप उस वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा, अभी आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो आपको मिलेगा टाइम इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ क्या मिला, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर आप फिर लेना चाहो वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब आप चाहते हो कि आप वेव स्पीड निकालो, तो वेव स्पीड विल बी इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू न्यू, ओके, लैम्ब्डा इनटू न्यू। इसका मतलब क्या हुआ, वेव स्पीड का एक और नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और फिर आप कह सकते हो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लिख लो, ओके। तो इस फ्रीक्वेंसी मतलब ये और वेवलेंथ मतलब आपका लैम्डा, ओके, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ओके। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल रिलेशन। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसके बाद में देखना है हमें फेज क्या होता है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि फेज क्या होता है।
फेज को आप नॉर्मली डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट आप ये कह सकते हो कि अगर एक वेव है आपके पास में, राइट, और उसमें जो पार्टिकल्स है वो सेम डिस्टेंस पर है आपके पास में। लेट्स से अगर मेरे पास ये वेव है, ओके, ये वेव है मेरे पास, और जो मैंने पार्टिकल्स आपको बताए थे पिछली बार की तरह ही, अगर वो सेम डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है और एक ही सेम साइड पे, वेव की एक ही सेम साइड पर है वो, तो आप क्या कहोगे कि वो सेम फेज में है। और अगर डिस्टेंस दोनों का मीन पोजीशन से सेम है, ओके, ये मीन पोजीशन, इसकी मीन पोजीशन ये, और इसकी मीन पोजीशन ये, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल फ्रॉम द मीन पोजीशन, और दोनों भी सेम साइड में ही है, ओके। वेव उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, ओके, उसमें दोनों भी जो आपके पार्टिकल्स हैं सेम डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं और दोनों ही सेम साइड पर है, ओके। तो यह आपकी होगी आपकी वेवलेंथ। और अगर ये दोनों साइड, दोनों भी सेम डिस्टेंस पर है, सेम ही साइड पर है, तो आप कहोगे दोनों सेम फेज में है। पर अगर दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है बट डिफरेंट साइड्स पर है, अगर आप इसकी बात करते हो, इस वाले पार्टिकल की, ओके, इस वाले पार्टिकल की और इस वाले पार्टिकल की, तो दोनों सेम डिस्टेंस पर तो है, और दोनों की जो डायरेक्शन है, या फिर आप कह सकते हो जो दोनों भी साइड्स में है, वो अपर साइड में है, वो लोअर साइड में है, एक क्रेस्ट में है, एक ट्रफ में है, ओके। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम नहीं कह सकते कि वो सेम फेज में है, वो फेज डिफरेंट फेज में, मतलब वो दोनों पार्टिकल डिफरेंट फेज में, ओके। इतना था आपकी फेज के बारे में। तो फेज इज यूजुअली यूज्ड in radians, in form of angle, okay, in the form of an angle, mostly in radians, okay। if two particles, जो हमने बताया वही लिख रहे हैं, if the two particles in a wave are situated at the same distance, from their mean position, and on the same side of the wave, then they are said to be in the same phase। वही मतलब हुआ, अगर दोनों भी मीन पोजीशन से सेम ही डिस्टेंस पर हो, ओके, टू पार्टिकल्स ऑफ वेव आर सिचुएटेड एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, दोनों भी पार्टिकल्स मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस पर हो, और अगर सेम ही साइड पर हो, वेव के सेम ही साइड पर हो, या फिर आप कह सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, अगर उसी के साइड में, सेम साइड में हो, तो आप कह सकते हो कि वो सेम फेज में है। एंड इफ नॉट सो, you call, okay, or if not so, we say that they are in opposite phase or in different phase, whatever। अब यहाँ पर हमारे पास दो ही साइड से, तो हम कहेंगे सेम फेज में या फिर अपोजिट फेज में, ओके। यू कैन से कि अपोजिट फेज में भी है या फिर इन डिफरेंट फेज, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फेज।
अब इसके बाद में हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिराइव किया था, जब हम बात कर रहे थे वेव स्पीड की, हमने बात किया था एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में जो हम स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, ओनली फॉर स्ट्रिंग। ये फॉर्मूला किसी और वेव स्पीड के लिए काम नहीं आएगा। जैसे अगर आप कहते हो एक एयर कॉलम के अंदर या फिर किसी भी और टाइप की वेव के लिए आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम वाला, ओके। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको एक स्ट्रिंग जैसी किसी ऑब्जेक्ट में आपको देखने के मिल सकता है। अगर आप कहते हो कि आप गिटार में इंटरेस्टेड हो, मतलब गिटार बजा रहे हो, राइट, तो गिटार बजाते समय आपके पास में वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग वाला। या फिर जिस टाइम अगर आप वायलिन बजा रहे हो, वायलिन पता होगा आपको, ठीक, जब आप ये सब यूज कर रहे हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो जिसमें आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि उसमें उन इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास में स्ट्रिंग ही होती है, ओके। इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है, राइट। ये आपका गिटार हो गया, इसमें यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स हो गया, आप उसे फिंगर से या फिर कॉइन के साथ में बजाते हो, राइट। तो वो स्ट्रिंग जो है कुछ इस तरह से होता है, जब आप कॉइन से उसे स्ट्राइक करते हो तो वो स्ट्रिंग इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रेच होता है, ओके। वेव कुछ इस तरह से बनेगी, वेव कुछ इस तरह से बनी, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो ऐसी स्ट्रेच होती है। आप उसे जब छोड़ देते हो तो फिर वो मतलब इस तरह से वाइब्रेट करेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वहाँ पर आपको ट्रांसवर्स वेव भी देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की वेव, ओके। तो अभी हम वही जो हमारा डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग या फिर ऑन अ स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ओके। एक स्ट्रिंग पर अगर आप एक वेव क्रिएट कर रहे हो, राइट, तो उसमें उस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले आप एक बात मुझे बताइए, अगर मेरे पास में एक वेव है, ओके, जैसे दोनों साइड से मैंने एक स्ट्रिंग को अटैच करके रखा है, ओके, और उसमें मैं उसे पूरी तरह से टाइट रख रहा हूँ, इसमें मैं इसे पूरी तरह से टाइट रख रहा हूँ, और एक और मेरे पास में स्ट्रिंग है जिसे मैं थोड़ा ढीला रख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को थोड़े ढीले रखूँगा। और मैं एक और केस ले रहा हूँ जिसमें मेरे पास में एक स्ट्रिंग है जो बहुत पतली है, और एक स्ट्रिंग है जो खाते पीते घर की है, ओके। तो इस खाते पीते घर की स्ट्रिंग और इस गरीब घर की स्ट्रिंग, दोनों में से वेव किस में जल्दी पास होगी? तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं हम कि इन दोनों में से अगर आप कहना चाहो कि मैं एक ट्रांसवर्स वेव भेजना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग है तो ट्रांसवर्स वेव ही जाएगी। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों में से ट्रांसवर्स वेव किस स्ट्रिंग में से जल्दी पास होगा, मतलब किस स्ट्रिंग में की वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग की जो विड्थ है, या कह सकते हो जो थिकनेस है, वो बहुत कम है। इस वेव की जो इस स्ट्रिंग की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, राइट। तो आपके हिसाब से अगर आप कई बार आप इमेजिन करके देखो ना कि अगर किसी चीज़ की थिकनेस कम है तो उसमें से कुछ भी जल्दी पास होगा। अगर आप एक एथलीट को देखते हो, वो इस तरह से रोप्स को झटका देगी, राइट, उसको जर्क करेगी, वो इस तरह से एक जर्क दिया कि वो जो रोप होता है, तो इस तरह से दो रोप्स होती है एथलीट के हाथ में, इस तरह से दो रोप्स उसके हाथ में होती है, और वो दोनों को इस तरह से जर्क करता है दोनों हाथों से। तो वो जो रोप्स है आपको फिर कुछ
इस तरह से दिखेगी। ओके, आई ट्राई कि मैं एक वीडियो पुट कर दूं जिससे आपको और क्लियर दिखे कि वो ट्रांसवर्स वेव किस तरह से क्रिएट होती है वहाँ पर। ओके, अगर आप यहाँ पर एक मेन पोजीशन इसे ड्रॉ कर दो तो आपको एक ट्रांसवर्स वेव वहाँ मिल जाएगी। वो हमारे टॉपिक का पार्ट तो नहीं है, बट आप एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव आप देख सकते हो उसे। इस स्ट्रिंग में से आप अगर देखो तो जो पतली वेव है उसमें से आपकी वेव की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जो पतली स्ट्रिंग है उसमें से जो वेव की वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप बात करते हो इन केसेस की जिसमें एक में आप कह सकते हो कि इसमें टेंशन मैंने 1000 न्यूटन का लगा दिया, इसमें टेंशन मैंने सिर्फ 10 न्यूटन का लगा दिया। ओके, ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं, इसके अंदर मैंने 10 न्यूटन का और एक 1000 न्यूटन का टेंशन लगा दिया। टेंशन मतलब फोर्स ही है, दोनों साइड से मैंने फोर्स लगा दिया। तो किस स्ट्रिंग में से आपकी जो वेव की वेलोसिटी है वो जल्दी जाएगी? ऑब्वियसली जिस स्ट्रिंग को आप एकदम टाइट फिक्स करके रखते हो उसमें से कोई भी वेव जल्दी पास होगी, राइट। अगर लेट से आपने यहाँ पर एक वेव लगा दिया, ऐसे वेव चल रही है, यहाँ कुछ वेव क्रिएट कर दी, ठीक है, तो ये वेव जल्दी वहाँ एंड तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पर जो कुछ धीरे से, ओके, जब भी कहते हो धीरे से सामने जाएगी। तो इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि आपकी जो वेव वेलोसिटी है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेंशन, और आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे m जो है मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब वही है, अगर मास ज़्यादा है तो मास पर यूनिट लेंथ भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो मास पर यूनिट लेंथ भी कम ही होगा। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता मास कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, बट फॉर्मूला में हम मास पर यूनिट लेंथ ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे कोई प्रूफ नहीं है, पर हमने बाद में इस सब के लिए मैथमेटिकल प्रूफ लगाए। उसके बाद में जब हमें फॉर्मूला मिला, जो फॉर्मूला था हमारा वेव स्पीड का, वो था √T/m वाला। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि उसे हम डिराइव कैसे करने वाले हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन अभी स्टार्ट करते हैं। इतना समझ लिया तो इसको नोट कर लेना, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा। ओके गाइस, तो अब आते हैं बहुत सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से टफ टॉपिक पे, जिसका नाम है वेव स्पीड इन अ स्ट्रिंग। ओके, अब आप बात करेंगे कि स्ट्रिंग सबसे पहले क्या होती है। स्ट्रिंग माना क्या, एक ऐसी कॉर्ड कह सकते हो या फिर एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो जिसकी इलास्टिसिटी परफेक्ट हो, मतलब जो परफेक्टली इलास्टिक हो और जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाए, मतलब इलास्टिक भी हो उसके साथ फ्लेक्सिबल भी हो। या फिर एक सेकेंड डेफिनेशन जो बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग उसकी जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेंथ, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया होनी चाहिए। ओके, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ साथ उसकी पूरी लेंथ के चलते, मतलब पूरी लेंथ जब तक उसकी ख़त्म नहीं होती तब तक उसकी डेंसिटी हर जगह पर सेम होनी चाहिए। अगर 1 मीटर की आपके पास में स्ट्रिंग है तो उसकी डेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो ऐसे कॉर्ड को आप क्या कहोगे, उसे कहोगे आप स्ट्रिंग। ओके, आई थिंक उसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख ली है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो, एक वेव को उसमें ट्रैवल करा रहे हो, राइट। आपने जैसे कि पिछले इसमें देखा, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि एक एथलीट जब एक रोप को इस तरह से जर्क करता है, झटके देता है, तो वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है। एक रोप को आप एक स्ट्रिंग ही समझ सकते हो, राइट, बट उसमें आप एक तरफ से टेंशन अप्लाई कर रहे हो खुद से, एक पॉइंट पर फिक्स है, एक पॉइंट पर आप उसे पकड़ कर हो। ओके, तो उस तरह से कुछ हो रहा है उसमें भी। अब समझते हैं यहाँ पर कि एक वेव है, वहाँ वो ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी v, मतलब एक वेव स्पीड v से ट्रैवल कर रही है और उसका स्मॉल पोर्शन हमने कंसिडर किया dx। अब ये डायग्राम देखकर ये मत कहना भाई ये क्या ड्रॉ कर दिया, मैं अभी धीरे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डोंट वरी। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अभी एक इसको इजीली हम थोड़ा अलग अलग करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको एकदम कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जब एक स्ट्रिंग नॉर्मली होती है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, जब आप उसे एक्सटेंड करके रखते हो, अगर दोनों साइड से आपने फिक्स करके रखा है तो दो साइड पे उसको एक टेंशन अप्लाई हो रहा है, लेट से दोनों साइड पे उस पर टी टेंशन अप्लाई हो रही है। फिर आपने क्या किया, उसको आपने कर दिया एक साइड से, एक साइड से आपने पकड़ा और उसको ऊपर से ऐसा खींच लिया, तो आपको एक कर्व शेप मिल गया, राइट। फिर आपका जो ये टेंशन है वो इस तरह से यहाँ पे डिवाइड हो गया।
फिर क्या होगा, जब आप उसे पूरी तरह से खींच लोगे, बहुत जब उसकी हद तक खींच लोगे तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर पॉइंट यहीं पर है, यहीं से एक्सटेंड होगी आपकी जो वेव है, इतनी ही है, ये बस टेंशन की डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, तो आप इसे कह सकते हो टी ओल्ड, जिस तरह से मैंने यहाँ टी ओल्ड लिखा है ना, टी ओल्ड का मतलब क्या है, दिस वन इज योर टी ओल्ड। ओके, टी ओल्ड, इसका मतलब यहाँ पर है कि जो आप ऑलरेडी जब उसी एक नॉर्मल पोजीशन पे थी, जिस तरह से वो बस 2 पॉइंट फिक्स करती थी, राइट, कह सकते हैं गिटार की, अगर आप गिटार की स्ट्रिंग्स देखते हो जिस तरह से 2 पॉइंट से फिक्स्ड है, तो आपकी टी ओल्ड होगी। आपने उसे खींचा या फिर एक रबर बैंड को आपने खींचा, ओके, वो तो स्टैंडिंग वेव देगा, बट वो अलग बात है, छोड़ो। अगर आप उसे खींचते हो तो आपको कुछ इस तरह की वेव मिलेगी, एंड दैट वुड बी योर टी न्यू, मतलब उसकी जो फिर टेंशन होगी, टेंशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी, दैट वुड बी योर टी न्यू। मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए ओल्ड और न्यू जैसी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ओके, वैसे जरूरत नहीं है ऐसे कुछ लिखने की। अब जैसे कि हमने ऐसे लिया, अब ये जो हमारी स्मॉल सी जो लेंथ हमने कंसिडर की, इसकी एक छोटी सी लेंथ कंसिडर करेंगे, ओके, इतनी भी बड़ी नहीं करेंगे, छोटी सी लेंथ कंसिडर करेंगे, और उसे हम नाम देंगे dx, इतनी लेंथ आपने कंसिडर की है, ओके। अब यही डायग्राम थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, dx नाम की आपने लेंथ कंसिडर की है, छोटी सी लेंथ। फिर जो यहाँ पर एक एंगल बन रहे हैं दो हमारे पास में, उनको हमने बाइसेक्ट कर दिया, एक एंगल बना, उसको बाइसेक्ट किया, सो वी गॉट थीटा एंड थीटा, दो एंगल्स मिले हमें, ओके। और इस तरह से जो यहाँ पर डायग्राम आपके पास में है, यहाँ पर आपको एक टेंशन टी मिली, दूसरी टेंशन भी उस साइड में सी में टेंशन है, ओके। अब धीरे धीरे समझो, यहाँ पर ये आपकी नॉर्मल टेंशन, आई एम सॉरी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। ओके, तो आपकी जो नॉर्मल टेंशन थी टी, क्योंकि टी ओल्ड वाली आपकी ये नॉर्मल टेंशन है यहाँ पर, ओके। और ये आपके जब आपने उसको एक्सटेंड कर दिया तो आपके पास में न्यू टेंशन आई, दैट इज टी न्यू, जिसे मैं सिर्फ अभी के लिए कर रहा हूँ, टी न्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने उस एंगल को बाइसेक्ट किया, हमें मिला थीटा एंड थीटा, आपके पास में लेंथ आ गई छोटी डी एक्स, ओके। और जो डी एक्स है हम उसे ओ से लेकर ओ डैश तक की हमने उसे रिप्रेजेंट किया है, ओके। जो भी हमारी टोटल वेव थी उसकी एक छोटी सी लेंथ हमने कंसिडर की है। अब जो आपका टेंशन है, ये जो टेंशन है टी न्यू, उसे हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज योर टी कॉस थीटा एंड योर टी साइन थीटा, ओके। जो आपकी ये वेव थी यहाँ पर ऐसी, आपकी टेंशन गई इस तरफ से, तो मैंने इसे क्या किया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया इस टेंशन को, तो दिस इज योर टी कॉस थीटा, योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा एंड योर वर्टिकल कंपोनेंट इज टी साइन थीटा, ओके। अब इन दोनों तरफ में यहाँ पर हमारे पास टी साइन थीटा तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट टी कॉस थीटा, ओके, टी कॉस थीटा की डायरेक्शन हमारी यहाँ पर अपोजिट आ चुकी है। तो क्या हो रहा है, जब भी दो इक्वल फोर्सेस सेम मतलब सेम मैग्नीट्यूड में हो और डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओके। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं ना, ओके। सेम डायरेक्शन डिफरेंट फोर्स, मतलब सॉरी, सेम फोर्स एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इसी डायग्राम के साथ में। दो कंपोनेंट्स जो थे हमारे पास में, ओके, हमने टोटली उसे एक्सटेंड किया, उसके बाद में दो कंपोनेंट्स मिल गए। अब क्या कर रहे हैं, ये जो दो कंपोनेंट्स मिले उसके साथ में अभी हमने यहाँ पे इसको क्या किया, जैसे ये कंपोनेंट ड्रॉ किया हमने इसको एक परपेंडिकुलर की तरह देखना शुरू कर दिया, राइट। दिस वाज योर ओल्ड टेंशन टी ओल्ड, दिस इज योर थीटा, राइट। अब क्या करोगे आप, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालते हो। साइन थीटा कहाँ पे निकालोगे, ये जो आपका ट्रायंगल मिला है आपके पास में, कंसीडर कर रहे हो। फर्स्ट इज योर 90 डिग्री, पहले नाम लिख रहे थे इसके, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, राइट। ओ ए बी ट्रायंगल, ये ओ, ये ए और ये बी, ओके। अब यहाँ पर हमें पता है एक तो 90 डिग्री हो गया। अब ये जो आपका थीटा यहाँ पर आया, इस थीटा की वजह से यहाँ पर भी आपके पास थीटा आया, ओके। अब क्या करें, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये ओके, यहाँ पर के ये जो एंगल है आपके पास में है 90 माइनस थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल आपके पास में थीटा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो एंगल आपके पास में है
पूरा 90 था, ये देखो यहाँ पर पूरा 90 था, 90 में से वो थीटा आपने निकाल दिया, ये जो थीटा था यहाँ पर देख रहे हो, ये थीटा यहाँ है, इससे यहाँ है, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर यहाँ पे थीटा थीटा आया। एंड ये 90 में से आपने जब इस थीटा को, यहाँ पर एक एंगल है दैट इज थीटा, ओके, बस एक्सप्लेन करो इसलिए यूज करो यहाँ पर, ये देखो पूरा एंगल यहाँ पे 90 था, उसमें से थीटा आपने माइनस करना है बस, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ओके। तो फिर यहाँ पर जो एंगल है वो कितना होगा, सब इन सब का एडिशन कितना होगा 180, तो फिर 90 माइनस थीटा प्लस योर दिस 90 इक्वल्स टू, तो फिर 180 माइनस इतना कर दो ना आप डायरेक्टली, 180 माइनस आपका जितना भी होगा आपका न्यू एंगल आ जाएगा, ओके। 180 माइनस इतना 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 कर दो, फिर आपका जितना बचेगा आपका न्यू एंगल आएगा, तो 180 माइनस ये 90 और ये 90 तो क्या, सो योर न्यू एंगल विल बी इक्वल टू, सॉरी दिस इज योर थीटा 90, ये भी 90 प्लस 90, ये भी 90 प्लस 90 प्लस 90 और माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 180, दोनों ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 180, ओके। 180 माइनस पूरा, सॉरी 180 माइनस पूरा ये होगा, तो फिर माइनस 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू योर न्यू एंगल, ओके, न्यू एंगल एक्स समझो आप, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 180 माइनस 180 प्लस थीटा, मतलब आपका न्यू एंगल इज इक्वल टू थीटा ओनली, राइट, तो आपका न्यू एंगल हो गया थीटा, ओके, दिस इज योर एंगल थीटा। अब अगर आप बात कर रहे हो साइन थीटा, अगर आपको निकालना है यहाँ पर साइन थीटा क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें साइन थीटा आ रहा है, टी साइन थीटा इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमें साइन थीटा का काम पड़ा, तो आप क्या कर रहे हो, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। ऑपोजिट साइड क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड है ओ ए, राइट, ऑपोजिट साइड अपॉन योर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी ओ बी, ओ ए को अगर आप लिखना चाहो तो ओ ए को लिख सकते हो ओ बी इंटू साइन थीटा, सो ओ बी इज इक्वल टू टी, आपका जो टेंशन है टोटल ओ से लेकर बी तक के, ओके, फिर इज ओ, दिस इज ओ एंड दिस इज बी, आपका जो टेंशन था उतना आएगा, सो ओ ए इक्वल्स टू टेंशन इंटू साइन थीटा। फिर क्या करोगे आप, यहाँ क्या देख पा रहे हो कि आपके जो दोनों भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो यहाँ पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, और जो दोनों आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल आपके पास में टेंशन आ रही है, टोटल टेंशन आ रही है टोटल टेंशन इक्वल्स टू आपका जो टी साइन थीटा है, यहाँ पर टी साइन थीटा एक, ये टी साइन थीटा दो, तो इन दोनों का ऐड करके आपको क्या मिलेगा टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, यू गेट 2t साइन थीटा, ओके। एंड वन मोर थिंग, जब आप एक स्ट्रिंग को, ओके, इस तरह समझो एक स्ट्रिंग का वेव है, ओके, आपने उसे खींचा तो इस तरफ तो आएगा नहीं, मेन पोजीशन पे आएगा, बट उसके बाद में वो वापस नीचे भी तो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे जाके फिर और ऊपर आएगा, राइट। आप एक तरह से कह सकते हो कि इनर्शिया ऑफ मोशन में है वो, राइट, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से नीचे भी जाएगा फिर मेन पोजीशन पे आएगा, हो सकता है और ऊपर जाए, राइट, तो वहां पर उसकी ऑसिलेशन उसी जगह पर स्टार्ट हो जा रही है। और जब इस तरह से एक सर्कुलर मोशन आप कह सकते हो, इस तरह से जब एक मोशन क्रिएट होता है तो इस ऐसे फोर्स, ऐसा मोशन किस चीज की वजह से होगा, एक सर्कुलर पाथ में ऐसा फोर्स किस चीज की वजह से होगा, वो होगा सिर्फ आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ओके। तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितने चीज के इक्वल होगा, कितने के इक्वल होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका एम वी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आपका अगर आप बात कर रहे हो, सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो मास की, यहाँ पर आपका मास कितना है, टोटल मास कितना है m इंटू डी एक्स, क्योंकि आपका m जो है दैट इज योर मास पर यूनिट लेंथ वाला, ओके, और आपका ये dx, उसके बाद में आपका v स्क्वायर और आपका r, आपका रेडियस कितना है यहाँ,
आई एम सॉरी गाइस, फ़ोन के किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत नॉइस आ रहा था उस वीडियो में, तो कुछ पार्ट मुझे फिर से शूट करना पड़ेगा। नो वरीज, हम फिर से शूट कर रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। उसमें हमने यहाँ तक डिराइव किया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, सॉरी एम डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर एम डी एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला था, राइट। किसी भी सर्कुलर शेप में अगर कोई भी मोशन होता है, ओके, जो वेव का हमारा था, वेव हमारी कुछ इस तरह से चल रही थी, मेन आपकी जो मेन पोजीशन है वहाँ से वो इस तरफ गई, फिर जब रिटर्न होगी तो और इस तरफ तक कुछ आ सकती है वो, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक आपको सर्कुलर एक मोशन की तरह देखने के लिए मिलेगा, और जहाँ भी सर्कुलर मोशन क्रिएट करने वाला एक फोर्स आपको मिले, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया है आपका, राइट। तो आपने यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज किया। एंड सेकेंड थिंग इज total force, that was your total force, that was equal to 2t theta, okay, 2t into theta, मैं उसे 2 theta into t लिख रहा हूँ अभी, okay। जब आप एंगल को डिफाइन करते हो, ओके, एंगल को जब आप डिफाइन करते हो तो आप क्या कहते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आपके यहाँ पर जब हमने ये सब ड्रॉ किया था, हमारा एक एलिमेंट का लेंथ ड्रॉ किया था dx, ओके, तो थीटा की दो वैल्यूज आई थी, मतलब दो थीटाज यहाँ पर आए थे, हमने उस एंगल को बाइसेक्ट किया था, दो दो थीटाज आए थे, मतलब इस टोटल एंगल की जो वैल्यू है दैट इज 2 थीटा, ओके। सो आपको यहाँ पे 2 थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ इज योर dx एंड योर रेडियस इज r। तो आप यहाँ पे 2 थीटा की जगह पर वो वैल्यू पुट करो, f इक्वल्स टू t इंटू डी एक्स अपॉन आर आएगा आपके पास। आप क्या करोगे फिर, इन दोनों फोर्सेस को आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, राइट। अब इन्हें इक्वेट करने के बाद में आपके पास क्या मिलने वाला है, इन्हें हम रब कर देंगे, इसका कुछ काम नहीं है फिलहाल, ओके। सो अभी क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपके पास आएगा एम डी एक्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, उसको इक्वेट कर रहे हो टी डी एक्स अपॉन आर से, तो आर एंड आर विल गेट कैंसिल, dx and dx will get cancel, आपके पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी अपॉन एम, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, इसको दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दिया अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हो वेव वेलोसिटी के लिए, या फिर वेव स्पीड एक स्ट्रिंग के लिए। एक स्ट्रिंग में एक वेव स्पीड कितनी होती है, वेव की ट्रैवल करने की स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करेगी टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पर, ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे एक ऐसे स्ट्रिंग की बात करनी है जिसमें एक साइड पर मैंने उसे फिक्स्ड रखा है और दूसरे साइड पर मैंने एक लोड अप्लाई किया है, राइट। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका था, मैं फिर से ऐसे डबल बता रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, बहुत नॉइस आ रहा था बैकग्राउंड में, ओके। सो दिस इज योर मास, ओके, दिस इज योर मास m, उसकी वजह से टेंशन होगा mg, और इस स्ट्रिंग पर भी उतना ही टेंशन होगा, mg का। उसके बाद में जो मास पर यूनिट लेंथ है, ओके, मास पर यूनिट लेंथ को आप कह सकते हो एरिया इंटू डेंसिटी। अगर आप एरिया इंटू डेंसिटी करो तो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था दैट वाज सर्कल, आप एक स्ट्रिंग को सिलेंड्रिकल शेप में कंसीडर करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी को आप रो से डिनोट कर रहे हो। अगर आप एरिया इंटू डेंसिटी कर रहे हो, मतलब ये जो आपकी एरिया है इंटू डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो एरिया और वॉल्यूम कट होकर आपको मिलेगा लेंथ, दैट विल बी मास पर यूनिट लेंथ, ओके। इतना समझ गया। तो आप क्या कर रहे हो, बस इसी फॉर्मूला को फिर से यूज करोगे, टी की जगह आप लिखोगे अंडर रूट में, टी की जगह लिखोगे mg, और आपका जो m है, m की जगह लिखोगे मास पर यूनिट लेंथ के लिए आपने क्या यूज किया है यहाँ पर, m की इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर रो, राइट। सो दिस इज योर न्यू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा आपका ऐसे स्ट्रिंग के लिए जिसे आपने एक साइड पे अटैच किया है, कहीं फिक्स रखा है, और एक साइड पे लोड आपने अटैच कर दिया है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलेगा मुझे और ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए। थैंक यू।